आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। अब हम उसके आगे की बात करेंगे। पिछले 4 घंटे आपने एग्जिट पोल देख लिए। आगे की बात यह है कि मोदी इज इक्वल टू जीत की गारंटी, यानी मोदी जिस चुनाव में होंगे उसमें जीत 99% मिलनी तय है। एग्जिट पोल्स यही कह रहे हैं। विरोधी कुछ भी कहते रहे। तस्वीर डालिए प्लीज। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, मोदी मतलब जीत की गारंटी। हम ऐसे ही नहीं कह रहे। मोदी 99%। अगर इलेक्शन में उतरे पूरी जो जी जान से, तो वहां जीत होगी ही होगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं? मैं आपको वो एग्जिट पोल दिखाने जा रहा हूं, सिर्फ ग्राफिक्स के जरिए एग्जिट पोल कि आखिर मोदी मतलब जीत की गारंटी मैं क्यों कह रहा हूं। यह आपके सामने आ गया। प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है इस ग्राफिक्स में आपको नजर आ रहा है। ये जीत दर जीत, राज्य दर राज्य इसी तरह जीत के साथ बढ़ गया। बीजेपी 128 से 148 सीटें गुजरात में जीत रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। कांग्रेस 30 से 42, कहां 66 सीटें थी, 30 से 42 पर आ गई। आम आदमी पार्टी 2 से 10 सीट और अन्य के खाते में 0 से 3 सीट। ये गुजरात विधानसभा देख रहे हैं आप। लेकिन गुजरात विधानसभा में ये जो जीत है बीजेपी की 148, इतनी बड़ी जीत आज तक नहीं हुई है। अब दिखाई जरा वोटिंग परसेंटेज, फ्लिप कीजिए इसे। ये आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज। बीजेपी को 48.2% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को 32.6% और आम आदमी पार्टी को 15.4%। अन्य के खाते में 3.8 है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का 2017 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 42% था, 42% जो गिर कर आ गया है 32% पर। 10% कांग्रेस का वोट कम हुआ है। यह सिर्फ गुजरात की स्थिति है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हिमाचल प्रदेश लिए चलता हूं। हिमाचल का ग्राफिक्स ये आ गई, हिमाचल विधानसभा। और ये देखिए हिमाचल की सूरत हाल जो होने वाली है वो आपके सामने। बीजेपी 34 से 39 सीटें, 34 से 39, और कांग्रेस 28 से 33 सीटें। आम आदमी पार्टी 0 से 1, अन्य के खाते में 1 से 4। यहां भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कुल 68 सीटें, 68 सीटें हैं कुल। जीत के लिए लगभग 35 सीटें चाहिए, तो उस सूरत में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब जीत की गारंटी है। ये रिपोर्ट देखिए जरा, जिससे तस्वीर साफ होगी कि आखिर मोदी का मतलब पक्की जीत की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मोदी इतनी मेहनत करते हैं हर चुनाव में, इसलिए चुनाव जीतते हैं। रिपोर्ट देखिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, चारे तरफ एक ज बात, फिर एक बार भाजपा सरकार। गुजरात का कदर है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जीत की गारंटी है। बीजेपी की महाविजय का भरोसा है मोदी। और इस भरोसे की वजह है मोदी का धुआंधार प्रचार। ગુજરાત અને ભાજપ આ બંનેનો અતૂટ નાતો છે, અતૂટ નાતો। એ તો દિલનો પ્રેમ છે, પહેલા દિલનો પ્રેમ। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी ने खूब मेहनत की, रिकॉर्ड रैलियां की। 22 વર્ષ થવા આવ્યા, પગવાળીને બેઠો નથી। જેટલી સેવા થાય એટલી સેવા કરવી। चाहे सीटों का ऐलान हो या फिर प्रचार की कमान, मोदी कभी नहीं रुके, मोदी कभी थके नहीं। आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। वो विदेश दौरे से आए और उसके अगले ही दिन गुजरात में प्रचार में जुट गए।
पिछले एक महीने में मोदी का कांची और दक्षिण भारत का व्यस्त कार्यक्रम भी रहा, लेकिन उन सब के बीच उन्होंने गुजरात के लिए वक्त निकाला, तूफानी प्रचार किया। हमेशा कहते हैं मुझे कड़ी मेहनत से कभी थकान नहीं लगती, बल्कि हमें संतोष की अनुभूति कड़ी मेहनत कराता है। इतनी कड़ी मेहनत करता है कोई, तब जाकर नरेंद्र मोदी बनता है। तो पहले दावा किया गया कि गुजरात में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन जब पीएम ने मैदान संभाला तो बाकी सारे दावे कमजोर पड़ने लगे। 27 साल से बीजेपी गुजरात में अपराजय है, तो इसकी बड़ी वजह है पीएम मोदी का व्यू और विजन। ગુજરાતની જનતાની જે ભાવનાઓ છે, જે અપેક્ષાઓ છે, જે આશાઓ છે, એને ભાજપની સરકારે જનતાની આકાંક્ષાઓના હંમેશા આદેશ માન્યા। इसी साल मार्च में जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, उसके अगले ही दिन पीएम मोदी गुजरात पहुंच गए। दूसरे नेता जब सोचते या रणनीति बनाते हैं, तब तक पीएम गुजरात में रोड शो और रैलियां कर चुके थे। दिल्ली में भी आज पीएम का यही अंदाज नजर आया। गुजरात का रण अभी थमा भी नहीं है कि पीएम मोदी मिशन 2024 में जुट गए। ये जो आखिरी तस्वीर आपने देखी थी, गुजरात के अभी नतीजे नहीं आए। आखिरी में जो पीएम मोदी को आप देख रहे थे, 2024 की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। बाकी अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। तो मोदी करते क्या है, दरअसल मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। देखिए, यह जीत ऐसे ही नहीं होती है। आप कह सकते हैं, विरोधी हजार बातें कह सकते हैं, लेकिन परिश्रम का फल मिलता है। मोदी ने मिशन मोड में काम किया। इस चुनाव की सिर्फ बात कर रहा हूं भी। उन्होंने 27 दिनों में 38 चुनावी जनसभा की है। ये एग्जिट पोल का जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, ये 38 जो सभाएं की हैं, कुल 182 में से 100 सीटों पर कवर किया है। सोचिए, आप कुछ भी विरोधी कह सकते हैं, राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के लिए गए। 182 सीटें गुजरात में, 100 सीटों तक प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रख दिया। चुनाव के दौरान 4 जबरदस्त और बड़े रोड शो भी किए इस उम्र में। सोचिए, सूरत और अहमदाबाद में बड़े बड़े रोड शो किए हैं, और अहमदाबाद में 54 किलोमीटर का मेगा रोड शो भी किया है। मेगा रोड शो में अहमदाबाद की 16 सीटें कवर की। मोदी मार्च से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। मार्च से अभी चल रहा है दिसंबर, अभी 24 की तैयारी शुरू कर दी। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव ऐलान के बाद एक्शन में आए। यूपी विधानसभा में जीत के अगले दिन गुजरात पहुंच गए और एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक रोड शो का आगाज किया। पिछले 2 महीने में मोदी ने 61 कार्यक्रमों में मोदी शामिल हुए 2 महीने के दौरान, और इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कार्यक्रम थे। यह जीत जो मिलती है किसी भी पार्टी या दल को बेवजह नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत परिश्रम होता है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी वो प्रचार कर रहे थे। इससे गुजरात में एक बार फिर माहौल मोदीमय हो गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के केंद्र में फिर मोदी आ गए। मोदी गुजरात के बेटे हैं, गुजरात का सीधा लगाव है। इसलिए गुजरात के लोगों को आपको सुनवाता हूं कि मोदी का मतलब है जीत की पक्की गारंटी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुजरात के लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भाजपा भरोसा की सरकार है। वी वोट मोदी। लोग किसके साथ? बीजेपी के साथ, मोदी साहब के साथ। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी के साथ। अच्छा, क्यों? मोदी बड़ा काम करता है। साहब का अच्छा है। मोदी साहब आएंगे। आएंगे? हाँ, आएंगे, फिर से आएंगे। भरोसा की सरकार ही जीतेगी हर साल जैसे जीतती आ रही है। बीजेपी आएगी। केवल तो उसका विकास देखो, उसने क्या प्रगति की है वो देखो। राष्ट्रवाद जीत रहा है, भाजपा जीत रही है। अच्छा, मोदी जी का काम बोले, मोदी जी के साथ है। ये आपने सुना गुजरात के लोगों को। ये अभी शुरुआत है। हर एक सवाल का जवाब गुजरात के लोग देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या मोदी गाली की वजह से कांग्रेस और आप हार गई, मोदी को गाली देने की वजह से? क्या फ्री बिजली पानी गुजरात के लोगों ने पसंद नहीं किया?
गुजरात के लोगों की जुबानी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे राज्य दर राज्य भगवा हो रहा है। आपके सामने हिंदुस्तान का नक्शा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश, गुजरात में अभी सरकार है और एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार होगी। हरियाणा में, कर्नाटक में, असम में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम, ये भारत का नक्शा जो आप देख रहे हैं ये बता रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत का नतीजा है जो आपको मैप में नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के साथ जो लगाव है वो इस तस्वीर में देखिए। कल पीएम मोदी मां से जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, ये आशीष लिया और आज एग्जिट पोल आए, वो बता रहे हैं प्रचंड जीत है। इतनी बड़ी जीत आज तक बीजेपी की गुजरात में नहीं हुई। आज मां, अगली तस्वीर दिखाइए, मां खुद वोट देने के लिए पहुंची। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की माता जी, 100 साल उम्र है, 100 साल की उम्र में वोट देने पहुंची। एक नजीर भी है हर उस शख्स के लिए जो वोट देने नहीं जाता है कि 100 साल की मोदी जी की मां जब वोट कर सकती है तो कोई भी वोट करने जा सकता है। सिर्फ हम अपनी सरकार को और अपने प्रशासन को, शासन को गालियां नहीं दे सकते। अगर हमने वोट किया है तो हमें पूछने और सवाल करने का अधिकार है। और प्रधानमंत्री के भाई सोमा भाई मोदी भी पहुंचे थे वोट देने। प्रधानमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की। क्या कह रहे हैं मोदी के भाई, उन्हें सुनिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़े भाई से मिलने पहुंचे और सोमा भाई हमारे साथ हैं। ये मुलाकात 23 मिनट तक चली, कैसा लगा छोटे भाई से मिलकर? बहुत बढ़िया लगा। कितनी देर तक थे, क्या बात हुई, चाय पानी पिया? क्या चाय पानी पिया और परिवार में सब कैसे है, ऐसी बात है और कुछ नहीं। आपकी तबीयत पूछी? हाँ, तबीयत तो पूछते हैं ना। अच्छा, कितने वक्त बाद मुलाकात हुई है आपकी? 5-6 साल हो गए शायद। 5-6 साल हो गए थे। अपने भाई को जब इस तरह का, इस कद का नेता बनते देखते हैं तो कैसा लगता है, गर्व होता है? छोटे भाई हैं, आप बड़े हैं। बुरा लगता है, ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं। ये भी कह सकते हैं जो इच्छा। नहीं कह सकता हूँ मैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं ये तो पूरे हमारे लिए तो नाज है। परिवार से जुड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी, बातचीत होती रहती है आपकी? नहीं जुड़े रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। वो राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र के लिए है, ऐसा लगता है आपको? आप भावुक हो रहे हैं थोड़ा? आपके लिए ये वक्त ऐसा है कि आपके भाई इतनी बड़े कद पर पहुंच गए। इमोशनली मैं बस समझना चाह रही थी आपसे कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई को आपने सुना, वो क्या कह रहे हैं। उनके लिए भावुक पल था, लंबे वक्त के बाद भाई से, छोटे भाई से मुलाकात हुई थी। लेकिन ये जो जीत हुई है, ये जीत गुजरात में जो एग्जिट पोल आए हैं, दूसरे एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरे एग्जिट पोल में पहला एग्जिट पोल कहता है कि आम आदमी पार्टी को लगभग 10 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 38 और बीजेपी को 131 सीट मिल सकती है। यानी बीजेपी हर एग्जिट पोल में सरकार बनाने जा रही है। दूसरा एग्जिट पोल है 9 से 21 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 16 से 30 और बीजेपी को 131 से 151। तीसरा एग्जिट पोल चलाइए। ये 2 एग्जिट पोल हो गए, तीसरा नेक्स्ट प्ले कीजिए प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जिट पोल गुजरात का। तीसरा आ गया आम आदमी पार्टी 4 सीट, कांग्रेस 45 सीट और बीजेपी 128 सीट। जो रिपब्लिक का एग्जिट पोल है वो बीजेपी को 128 से 148 तक की सीटें दे रहा है। दूसरा एग्जिट पोल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश का। यह हिमाचल का एग्जिट पोल आ गया है। पहला 35 से 40 सीट बीजेपी को मिल सकती है, यानी बीजेपी आराम से सरकार बना लेगी हिमाचल में। 26 से 31 कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी 0। अगला एग्जिट पोल यह कहता है 24 से 34 बीजेपी, 30 से 40 कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 0। यह जो है ये फंसाने वाला एग्जिट पोल है, यानी हिमाचल में मामला फंस भी सकता है, इस तरह के भी कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं। अब आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये चुनाव बड़ा था। प्रधानमंत्री गुजरात से ही वोटर हैं। गांधीनगर में प्रधानमंत्री वोट देने पहुंचे, दक्षिण गांधीनगर में ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। और प्रधानमंत्री मोदी दरअसल जिस सीट से वोट करने पहुंचे, अल्पेश ठाकुर जो है वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आपको सुनवाता हूं। पीएम मोदी ने गुजरात के लोगों का शुक्रिया अदा किया, सुनिए जरा। हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा गुजरात के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के सारे नंबर से ये चुनाव भी हम जीते। देखिए सपने मुंगेरलाल के सपने देखने को सबका ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उनका अकाउंट भी यहाँ खुल जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। गांधीनगर का जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, जब भी वो कहते थे कि हम बोर्ड बना लेंगे, मेयर बना लेंगे, मेयर के चयन के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ तक वो बता रहे थे। तो पूरा रुपड़ा एक सीट उनको मिली थी और इस बार वो भी मिलने की संभावना मैं तो नहीं देख रहा हूं। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो बता रहे हैं बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। इस जीत की एक वजह प्रधानमंत्री की मेहनत है, लेकिन जीत की क्या यह भी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो अटैक हुए गुजरात के लोगों ने उसका बदला भी लिया, वो हिसाब भी चुकता किया। मैं क्यों कह रहा हूं, चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे हमले किए गए। क्या कहा गया देखिए, राहुल गांधी ने कहा बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है, कहा गया कि जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते हैं। खड़गे साहब ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। इसके अलावा मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी से उनकी औकात पूछ ली थी कि गुजरात में मोदी को औकात दिखा देंगे। वीएस उग्रप्पा पूर्व सांसद कांग्रेस मोदी की तुलना भस्मासुर से की। ये सारी जो चीजें थी, आम आदमी पार्टी के नेता ने मोदी को नीच किस्म का इंसान बताया। ये जो मोदी को गालियां थी, गुजरात के लोगों ने जब ईवीएम का बटन दबाया, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, तो इसका बदला भी लिया है क्योंकि उनके बेटे को लोगों ने गालियां दी। खुद गुजरात के लोगों को सुनिए, जब वोट करने गए ईवीएम का बटन दबाया तो क्या ये गालियां उनके जहन में थी कि गुजरात के सुपुत्र के लिए अपशब्द कहे गए? सुनिए। बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, देख ही रहे आप, इतना लंबा क्यू है। तो मीन्स की जो मुद्दे थे उसके ऊपर आपको चुनाव लड़ना था, ना कि प्रधानमंत्री को गाली देके वगैरह। तो डेफिनेटली वो जो अपोजिशन है उसको नुकसान होने जा ही रहा है, उसके नुकसान होने वाला है। बिकॉज जो मुद्दे के हिसाब से उनको इलेक्शन लड़ना है, उससे जगह पे उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दिया है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। प्रधानमंत्री एक बहुत रेपुटेड पोस्ट है, उनको हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी उनका इररिस्पेक्ट करती है तो डेफिनेटली उनको लॉस होगा ही होगा। ऐसे आप शब्द का उपयोग करेंगे आप प्रधानमंत्री को तो नुकसान तो होगा ही। वो उन लोगों की नीचता बताती है, उनका लेवल दिखाता है। कौन ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेगा? मोदी जी को मतलब गुजरात बहुत प्यार करती है और गुजरात की पब्लिक को अगर आप गुजरात में आकर मोदी जी को गाली दोगे तो क्या उसका इफेक्ट होगा ही? 100% होगा। आपने गुजरात के लोगों को सुन लिया, यानी मोदी को का अपमान करना, गाली देना लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। लेकिन क्या लोगों को फ्री बिजली मिलने वाली थी? किसी को क्या फ्री बिजली नहीं चाहिए थी? केजरीवाल लैंड हुए, उन्होंने कहा मैं गुजरात का मॉडल लेकर आऊंगा। केजरीवाल ने मैनिफेस्टो में कहा आपकी बिजली का बिल माफ, 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ, और इसके अलावा 30,000 रुपए तक की सुविधाएं दी जाएंगी। क्या गुजरात के लोगों ने, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, इसको पसंद नहीं किया, नकार दिया क्या? ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, पहले बताने जा रहा हूं। देखिए जरा किसने क्या क्या मुफ्त देने का वादा किया था, और हर इंसान इसमें बड़ी लकीर खींचना चाहता था, मैं और ज्यादा मुफ्त दे दूंगा। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। कांग्रेस ने भी सोचा मैं पीछे ना रह जाऊं, कांग्रेस ने भी 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर दी। बीजेपी ने फ्री बिजली का कोई ऐलान नहीं किया। इसके अलावा महिलाओं के मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए ट्रांसपोर्ट मुफ्त। कांग्रेस ने कहा विधवा बुजुर्ग महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए। बीजेपी ने कहा आर्थिक तौर से पिछड़ी लड़कियों को ई स्कूटर दिया जाएगा।
आम आदमी पार्टी प्रत्येक छात्र को मुफ्त शिक्षा का वादा किया। कांग्रेस ने कहा शिक्षा में पूर्ण शुल्क माफी का वादा। बीजेपी ने 10,000 करोड़ से स्कूलों का अपग्रेडेशन हम करेंगे, मुफ्त नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा मुफ्त चिकित्सा, मोहल्ला क्लिनिक। कांग्रेस ने कहा 10 लाख का मुफ्त इलाज देंगे, 5 लाख का बीमा देंगे। बीजेपी ने मुफ्त चिकित्सा, 10 लाख का बीमा कवर का वादा किया। किसानों के लिए किसानों को 2 लाख का कर्ज माफ, केजरीवाल ने कहा। कांग्रेस ने कहा किसानों को 3 लाख का कर्ज माफ, 1 लाख एड ऑन कर दिया। पीछे कोई नहीं रहना चाहता। बीजेपी ने कहा कृषि में हम 10,000 करोड़ का निवेश करेंगे। ये माफ करने वाला कल्चर बहुत हो चुका है। अब गुजरात लिए चलता हूं आपको। गुजरात में ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या गुजरात के लोगों को मुफ्तखोरी पसंद है? क्या फ्री का माल चाहिए था? क्या ये सोचकर वोट किया है? सुनिए गुजरात के लोगों को। दिल्ली मॉडल की बात वो गुजरात में करते हैं। फ्री बिजली नहीं चलेगा, यह नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। फ्री बिजली नहीं, फ्री का हम नहीं लेंगे, हम तो मेहनत का लेंगे गुजराती तो। मैं भी वही सोचती हूँ, फ्री का हमको कुछ चाहिए ही नहीं। और ये इस जगह असर पड़ेगा भी नहीं उनका। और मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो फिर हम तो वही देखेंगे ना, हम तो वही देखेंगे। फ्री बिजली पानी को लेकर गुजरातियों ने कुछ सोचा है? हम कभी कुछ गुजराती कुछ फ्री में लेते ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। हमें गुजरात में तो जो फैसिलिटी मिलती है हम कभी कुछ फ्री में लेते नहीं, और जो होता है हमको दिखाई देता है, जो सुविधा सब मिलती है अपने हिसाब से हम वोट देते हैं। हम कोई पार्टी का नाम नहीं देते। फ्री कोई देता नहीं है, फ्री देगा तो दूसरे में बढ़ा देगा, इसलिए फ्री के जांचे में आने की जरूरत नहीं है। जो विकास करता है उसको वोट देने की जरूरत है और उसको ही देना चाहिए। गुजरात में आम पार्टी के वोट ज्यादा कुछ नहीं किया। कोई फ्री में देता ही नहीं तो जनता क्यों विचार करेगी इस मुद्दे पर फ्री में? अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो थोड़ा उसमें डिफरेंस हुआ होगा, बिकॉज जो बीजेपी ने ऑलरेडी करके दिया हुआ है उसकी कंपैरिजन में इनके जो भी एक्सपेक्टेशन है उसकी कंपैरिजन होके ही वोट हुआ होगा। मतलब फर्क पड़ा होगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा होगा। लोग एक ही बाबत ध्यान में रख के वोटिंग नहीं करते। जो सालों से जिसका अच्छा काम है उनको ही वोटिंग करें। फ्री बिजली पानी पर कुछ सोचा होगा क्या गुजरात के निवासियों ने? नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा। तो आपने देख लिया मोदी को गाली का असर, आपने देख लिया फ्री 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 गुजरात के लोगों को नहीं चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की हवा क्यों निकल गई, इस पर बात करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, बहुत दबाव बना तो राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए। कुछ कहा ना जाए, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल गांधी एक दिन के लिए गुजरात में प्रचार करने पहुंचे, रैली भी की एक दिन की। लेकिन केजरीवाल ने एक के बाद एक बहुत से रोड शो किए। ऐसा लग रहा था केजरीवाल ने तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया था। पूरा जोर लगाया केजरीवाल ने, एक हवा क्रिएट किया कि केजरीवाल बवाल करने वाले हैं गुजरात में, ऐसा लग रहा था। लेकिन एग्जिट पोल देखिए, लाकर खड़ा कर रहे हैं 2 सीटों पर, 2 से 10 सीटों पर। आइए हुआ क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर केजरीवाल की हवा क्यों निकली। देखिए जरा वजह क्या है हवा निकलने की। गुजरात में आम आदमी पार्टी का घरौंदा जो था वो फूट गया। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही थी और ऐसा सीना ठोक कर कि हम तो सरकार में आ ही रहे। केजरीवाल कह रहे थे आम आदमी पार्टी की आंधी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री का नाम भी बता दिया था। वैसे हर जगह बता देते हैं और ऐसा कहा जाता है जहां बता देते हैं वहां जमानत भी जब्त हो जाती है। लेकिन पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाई। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल में उनकी सीटें 10 के नीचे। दरअसल जमीन पर आम आदमी पार्टी कहीं थी नहीं, एक गुब्बारा बनाया गया। कुछ मीडिया चैनल्स ने इस गुब्बारे को और बड़ा किया, मीडिया में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई। केजरीवाल का यही दांव उल्टा पड़ गया। मुफ्त की घोषणाओं को जनता ने नकार दिया। मोदी के खिलाफ बयानबाजी भी महंगी पड़ी है। जमीन पर संगठन नहीं होने का भी नुकसान हुआ है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी का सच सामने आ गया है। बेशक उन्हें सत्येंद्र जैन नजर ना आ रहे हो, यही वजह है कि हिमाचल में भी पार्टी नंबर 3 पर है। वहां तो और बुरे हाल है, वहां तो शून्य वाली स्थिति है। हिमाचल में किसी तरह उसे 1 सीट आ रही है, वो भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। आइए अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। ये तो हमारा आकलन था कि हवा क्यों निकली। गुजरात के लोगों को सुनिए, वो बता रहे हैं असली वजह हवा क्यों निकली।
दूसरे नंबर में तो केजरीवाल तो नहीं आएगी। केजरीवाल तो गुजरात में नहीं चलेगी। आप कांग्रेस कह रहे हैं? ना, कांग्रेस थोड़ी दूसरे नंबर पर होगी। दूसरे नंबर पे तो कांग्रेस ही रहेगा, लेकिन गुजरात में तो मफत का कोई चाहता ही नहीं है ना। वो सब लोग मेहनत करके ही कमाना चाहते हैं। मफत का लेकेंगे तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है और ये लोग इधर चलेगी भी नहीं, क्योंकि गुजरात में तीसरी कोई पार्टी इधर के लोग चलाते थे तो भी नहीं चलती थी, तो ये लोग तो बाहर से आए हैं। और ये मोदी विरोधी कोई भी चलाएगा, कोई नहीं चलेगा। इंडिया में नहीं चलेगा, पूरा गुजरात तो क्या पूरा इंडिया में नहीं चलेगा। नंबर पर मुझे पता है कांग्रेस पार्टी ही आएगी। आपका इधर कुछ है ही नहीं, और चलेगा भी नहीं। झाड़ू सब झाड़ू की वो सड़िया है ना, वो बिखर जाएगी गुजरात में। यानी दूसरे नंबर पर पहले भी कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस? आज भी कांग्रेस ही है। सीधी फाइट हमारी बीजेपी की फाइट, सीधी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी गुजरात में चलेगी नहीं, दूसरे पैदान पे आएगी तो कांग्रेस आएगी। फर्स्ट नंबर बीजेपी आएगी, क्योंकि राष्ट्र विकास हमारे लिए अहम है। दूसरा नंबर तो सालों से चलता है, पहला भाजपा होगा, दूसरा कांग्रेस होगा। तो जो पार्टी आएगी वो तो चलेगी नहीं गुजरात में। छोटी छोटी पार्टियां गुजरात में 74 से लेके 1900 आज तक चली नहीं। कांग्रेस ही आएगा, फर्स्ट भी आएगा भाजपा, बीजेपी। ये सवाल नहीं है। जो आदमी ने काम किया है गुजरात में, इंडिया में, बाहर फॉरेन में, इनको लाना चाहिए ना। दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? तो कौन आएगा दूसरे नंबर? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है, जमीन पर कोई हकीकत नहीं है। अभी 5-6 साल लगेंगे, उसको मेहनत करनी होगी, बाद में देखेंगे क्या होता है। नंबर पे भाजपा, दूसरे नंबर पे कांग्रेस। आपका यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। आपको क्या लग रहा है, दूसरे नंबर की अगर लड़ाई की बात हो रही है तो दूसरे नंबर की लड़ाई में कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? दूसरे नंबर पे कांग्रेस ही आएगी। आम आदमी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। पहले नंबर पे भाजपा आएगी और दूसरे नंबर पे कांग्रेस आएगी। आम आदमी पार्टी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई। कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, तो इन त्रिकोणीय में दूसरा नंबर अहम हो गया है। तो दूसरे विकास मॉडल जो आज पूरे गुजरात के साथ साथ पूरे विश्व और हिंदुस्तान में एक प्रस्तापित हो रहा है, सुशासन का मॉडल, सलामती का मॉडल, और निश्चित रूप से ये जो मॉडल है वो आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। गुजरात ऐसा स्टेट है कि जहां माइक के सामने या दूसरे अननोन लोगों के सामने लोग सच नहीं बोलते, इतने दबे हुए वो एनवायरनमेंट यहाँ है। तो जो सच में जो आएगा पिक्चर वो तो 8 तारीख को है, और उसमें हम 100% इस दफा मेजोरिटी लाएंगे और सरकार बनाएंगे। तो गुजरात का एग्जिट पोल आ गया। 8 तारीख को सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप रिपब्लिक पर देख पाएंगे सुबह 8 बजे से अर्नब गोस्वामी के साथ। आज की एक और बड़ी खबर है, चुनाव गुजरात के एग्जिट पोल के अलावा मैनपुरी में भी वोटिंग हुई और बाबा ने गढ़ में फंसा दिया है। अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को फंसा दिया है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैनपुरी जीतना मुश्किल कर देंगे योगी आदित्यनाथ। ये इल्म नहीं हो रहा है। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, आज वोटिंग थी, अखिलेश और डिंपल वोट देने पहुंची। ये देख रहे हैं, दोनों अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव मतदाता है, वहां वोट देने पहुंचे। रामगोपाल यादव को आप देख रहे हैं, उन्होंने भी वोट किया। अब विरोधी को मैं दिखाने जा रहा हूं अगला, जो योगी के कंटेस्टेंट है, ये है रघुराज शाक के। योगी आदित्यनाथ ने डिंपल यादव के सामने रघुराज को उतारा है और माना जा रहा है रघुराज और योगी का ये जो मोहरा है, इस मोहरे ने मैनपुरी, जो यादव परिवार का गढ़, किला, आप जो भी कह सकते हैं, वहां फंसा दिया है। मुश्किल हो रहा है जीतना। जो आज हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मुश्किल हो रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। धांधली पे शिकायत कर रहे हैं, कुछ जगह शिकायतें सुनी जा रही हैं, कुछ जगह शिकायतें नहीं सुनी जा रही। मुलायम परिवार की सीट पर बहू डिंपल के साथ अखिलेश की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार यादव परिवार की सुरक्षित सीट को फंसा दिया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ धीमी गति कराई है वोट, जिससे कि वोट परसेंटेज ना बढ़ पाए, लेकिन लोगों का मनोबल नहीं टूटा है और ना ही कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। 26 सालों से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार अखिलेश के लिए योगी ने पूरी घेराबंदी कर दी है। शिवपाल के साथ आने के बाद भी डिंपल के सामने रघुराज शाक की मुश्किल चुनौती है।
इस चुनाव से यह साबित हो जाएगा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 80 सीट में विपक्ष कोई चुनौती पेश कर पाएगा या नहीं। तो सवाल यह, अगर आपको यकीन है कि आप चुनाव जीत रहे हैं तो फिर आपको किसी का डर नहीं, लेकिन अगर आप हार रहे हैं तो डर ही डर है। ये आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत की समाजवादी पार्टी ने। इधर वोटिंग हो रही थी, इधर शिकायतें हो रही थी। अभी वोटिंग खत्म भी नहीं हुई, नतीजे भी नहीं आए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने रोना शुरू कर दिया। आखिर नतीजों से पहले अगर आपका गढ़ है, आपको यकीन है आप जीत जाएंगे, तो फिर ये शिकायतों का अंबार क्यों? ये देखिए जरा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं शिकायत। सुबह से देखिए क्या हुई। डिंपल यादव ने ट्वीट किया, अपने ही गढ़ में समाजवादी पार्टी मुश्किल में फंस गई है। 24 घंटे में तीसरी बार चुनाव आयोग पहुंच गई पार्टी शिकायत करने। 24 घंटे में 3 बार। मैनपुरी में ईवीएम खराब करने की शिकायत, यानी खराब की गई ईवीएम। चुनाव में कथित धांधली को लेकर शिकायत कर दी गई। चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगा दिया। धांधली की शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया, यह भी कह दिया। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने धांधली का आरोप लगाया और अखिलेश के साथ डिंपल ने भी गड़बड़ी की शिकायत की है। डिंपल ने चुनाव में धांधली को लेकर बाकायदा ट्वीट किए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर शराब पैसे बांटने का आरोप लगाया है। डीएम मैनपुरी पर फोन रिसीव नहीं करने का आरोप लगाया। 3 बूथ पर बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगा दिया है। तो यह आरोप कौन लगाता है? आपने इतिहास देखा, पिछले कुछ सालों में जब चुनाव हार जाता है, कौन कहता है कि ईवीएम गड़बड़ थी? चुनाव हार जाता है, कौन कहता है इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं था? अभी नतीजे भी नहीं आए, वोटिंग हुई है तब ये बयान आए हैं। जरा आप सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं और उनको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या जवाब दे रहे हैं। धांधली पे शिकायत कर रहे हैं, कुछ जगह शिकायतें सुनी जा रही हैं, कुछ जगह शिकायतें नहीं सुनी जा रही। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को निगरानी रखनी चाहिए, और पूरी निगरानी इसलिए रखनी चाहिए कि जब सरकार और प्रशासन मिल जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। और पिछली बार भी बेईमानी हुई थी। मैं समझता हूँ इस बार वोटर बेईमानी से नहीं डर रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वोट डालने निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी न कभी सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है, न कभी गुंडों, माफियाओं, अपराधियों, बूथ कब्जा करने वालों का साथ ले सकती है। यह समाजवादी पार्टी खेमे की घबराहट है। अगर उनके बूथ कब्जा करने वाले बूथ कब्जा नहीं कर पा रहे होंगे तो वो आरोप लगा रहे होंगे कि हाँ ये बूथ कब्जा करने नहीं दे रहे हैं। पैसे से अगर वोटरों को खरीद नहीं पा रहे होंगे तो वो कहते होंगे कि हमको पैसा बांटने से रोका जा रहा है। और जो माहौल है, मैं तो तीनों सीटों में गया हूँ, मैनपुरी हो, चाहे रामपुर विधानसभा हो और चाहे खतौली हो, तीनों सीटों का माहौल पूरी तरह से भाजपामय है। तो केशव प्रसाद मौर्य का अपना दावा है, लेकिन मैं आपको मैप के जरिए दिखाने जा रहा हूं कि रियलिटी क्या है। मैप के जरिए देखिए, ये आपके सामने आ गया। ये है मैनपुरी, और मैनपुरी में आती हैं 4 विधानसभा। मैनपुरी लोकसभा में 4 विधानसभा है, मैनपुरी सदर, भोगांव, करहल और किचनी। 2 समाजवादी पार्टी के पास, करहल और किचनी। भोगांव और मैनपुरी सदर जो है बीजेपी के पास है। इसलिए कहा जा रहा है कि फाइट कांटे की है, लड़ाई 50-50 की है। और